अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी। आज तो कुछ हद ही हो गई कि धाड़े मार मार के सोशल मीडिया पे ये कहा जा रहा है कि मोदी ने जंग जीती नहीं, खामखा में मोदी क्रेडिट ले जा रहा है। दूसरा, राहुल गांधी ही असल प्राइम मिनिस्टर हैं, वो वहाँ वहाँ गया है जहाँ जहाँ उसे जाना चाहिए था। इसके अलावा क्या कहते हैं बीजेपी की धुलाई धुलाई धुलाई। आइए देखते हैं, बहुत जबरदस्त बातें आ रही हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। वीडियो के एंड पे मैं बहुत अच्छे नुकात लेके आया हूं, एक बार जरूर सुने। पसंद आए तो जरूर लाइक करें, ना पसंद आए तो कमेंट करें। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि आज लगता है कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं है, देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी है। क्योंकि जो काम प्रधानमंत्री को करना चाहिए था, जो प्रधानमंत्री को जाना चाहिए था, उन सारी जगह जहां विक्टिम थे, जहां गोलियां चली, जहां हमारे लोग शहीद हुए, हमारे सैनिक शहीद हुए, उनके परिवारों से उनसे मिलना चाहिए था। वह काम प्रधानमंत्री ने नहीं किया। वह काम कौन कर रहा है? जाके राहुल गांधी। तो भाई राहुल गांधी प्रधानमंत्री हैं या नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी को हमारे सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए जाना चाहिए था। आप याद करिए 1971 की लड़ाई, श्रीमती इंदिरा गांधी, हमारा मौजूदा प्रधानमंत्री इतना कायर है कि वो वहां जाने की बजाय कहां जाता है? जालंधर से, सिटी से 15 किलोमीटर की दूरी पे आदमपुर जो स्टेशन है, एयरबेस है, वहां जाता है। अब आप सोचिए, उसको चाहिए था वो जाता सीमा पे उस जगह खड़ा होता और खड़े होके वहां से यही बात जो उसने कही, सिंदूर वाली बात बीकानेर से, वो वहां से कहता तो शायद प्रभावी होती। लगता कि हाँ, सिंदूर सचमुच वो ये कर रहा है। हालांकि रासायनिक तौर पे ये कभी संभव नहीं है। मैंने इसको लेके ट्वीट भी किया और मैंने कहा नरेंद्र मोदी को इलाज की जरूरत है, तत्काल वो इलाज करवाइए। बहरहाल, नहीं तो पता नहीं कब वो मर जाएंगे, हम नहीं बता सकते हैं। और ईश्वर करे उन्हें लंबी उम्र मिले, और मैं तो चाहता हूं इतनी मिले कि वो चाहे 100 साल और बिस्तर पे ही पड़े रहें, लेकिन उन्हें जीवित रहना चाहिए। तो मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं। बहरहाल, मैं दूसरी चीज ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री को घटना 22 तारीख को होती है। उसके पहले आप देखिए 15 तारीख को इंटेलिजेंस यह इनपुट दे देता है, रॉ यह इनपुट दे देता है कि कश्मीर में कुछ बड़ा करने की साजिश रची जा रही। यह बात भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का जो मुखपत्र है, ऑर्गेनाइजर, वो ट्वीट भी करता है। अब आप सोचिए कि कुछ जम्मू कश्मीर में बड़ा होने जा रहा। 19 तारीख को प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था। वैसे तो शौचालयों को भी वो हरी झंडी दिखाते हैं, जाके उसके भी फीते काटते हैं। वहां वंदे भारत की ट्रेन का उद्घाटन रुक गया। नाना साहब नहीं जाएंगे, डर लग गया। अब उसके बाद में 22 तारीख को यह घटना हो जाती है। मैं इस जगह एक चीज बताऊंगा, आप याद करिए 2013, इतना फट्टू कि वो भाग खड़ा होता है, ना ना हम नहीं जाएंगे। अरे भैया, तुम्हें तो दूर करना था, जहां घटना हुई है उससे बहुत दूर तुम्हें करना था, करीब करीब 100 किलोमीटर दूर करना था। तो अब आप सोचिए, जब इतना डरपोक और कायर प्रधानमंत्री हो तो आप क्या उम्मीद करेंगे? बहरहाल, घटना हो जाती है 22 तारीख को। जब घटना होती है, इमीडिएट आप चेक करा लीजिएगा, प्रधानमंत्री को उसकी सूचना 5 मिनट के भीतर पीएमओ से वहां दे दी जाती है। लेकिन प्रधानमंत्री इस घटना की सूचना के बाद रात तक वहां के तमाम नाच गाने और अपने प्रदर्शन और अपना पूरा जैसा वो कराता है, उन सब में मस्त रहा, गाने गवाता रहा और सब कुछ करता रहा, नाचता रहा। यह सब हुआ जब हमारे 28 लोग मौत के मुंह में चले गए। उसके बाद आप देखिए, उसके बाद हालात ये हैं उसके कि उसे अगले दिन सही में आना था। कोई ये नहीं है कि उसे कोई अगले दिन नहीं आना था। जो प्रोग्राम था वो एक ही दिन का था, अगले दिन उन्हें वहां से विदा होना था। साहब, क्या मीडिया में छपवाया गया, प्रधानमंत्री अपनी यात्रा बीच में ही रोक के आ रहे हैं और ये करके आ रहे हैं। काहे की बीच में रोक के आ रहे हैं भाई? आपको तो सुबह सुबह आना ही था वहां से।
तो और वहां से भारत में नई दिल्ली तक का जो रास्ता है एयर से, वो सिर्फ और सिर्फ 48 मिनट का था। 48 मिनट। अब आप सोचिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी के पास जो वाहन है, यानी वो विमान है 8,500 करोड़ रुपए का जो स्पेशली खरीदा गया है, वो वही है जो इतनी स्पीड से और सारी चीजें कर लेता है। ये समर्पित है। लेकिन इस कायर प्रधानमंत्री ने उसको दुनिया में कलंकित कर दिया है। आज पाकिस्तान जश्न मना रहा है जीत का, यानी हमारी सेना क्या हारी है? लेकिन हमारा प्रधानमंत्री एक ट्वीट करके भी उसके राष्ट्र के संदेश को कंडेम नहीं कर रहा है। उसने घोषित कर दिया 10 मई का दिन कि हम विजय दिवस के तौर पे मनाएंगे, और हमारे प्रधानमंत्री की औकात नहीं है कि एक शब्द ये कह दे कि नहीं आप झूठ बोल रहे हो, आप कहां जीते हो। हाँ। उसने अपने सेना अध्यक्ष को प्रमोट करके फील्ड मार्शल बना दिया। आप ये देखिए, इतना वो सब कुछ करता चला जा रहा है और आपकी औकात नहीं है। आपका विदेश मंत्री कहता है हमने इस घटना के पहले ही पाकिस्तान को इन्फॉर्म कर दिया था कि हम ये करने जा रहे हैं। हम नहीं कह रहे हैं, वही कह रहा। अब आप बताइए, आप यदि कह दिए तो हमारे सैनिकों की मौत के कारण आप हैं, हमारे नागरिकों की मौत का कारण आप हैं, और हमारे तमाम विमान और जो भी चीजें मारी गई और जो भी कुछ हुआ है उन सब के भी नुकसान के कारण आप हैं, क्योंकि आपने पहले बता दिया। सामान्य नियम जो है, जो हमारा समझौता है, जो चंद्रशेखर करके गए थे, जो हमारे प्रधानमंत्री थे, उस समझौते के मुताबिक हम घटना के बाद बताएंगे, पहले नहीं। ये हमारे, कल मैंने देखा एक अयोध्या का लड़का था, तिवारी लेफ्टिनेंट, बेचारा शहीद हो गया सिक्किम के पास में। कोई है, कोई उस पे एक नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके भी श्रद्धांजलि दी हो? इतना बेशर्म और कायर प्रधानमंत्री भारत के इतिहास में न कभी हुआ है और दुनिया के इतिहास में नहीं हुआ है। ऐसा कायर प्रधानमंत्री भी हमें देखने को मिलेगा। यह हमारे लिए शर्मनाक बात है। जी, सवाल ये भी उठता है कि आखिर ये सारी चीजें जो एक के बाद एक तमाम बयानबाजियां हो रही हैं देश विदेश से, उन देश में जो सवाल पूछे जा रहे हैं और विदेशों से तमाम जो बयानबाजियां आ रही हैं, चाहे वो पाकिस्तान की हो या फिर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की, भारत की तरफ से उसका माकूल जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है? एक तरफ पाकिस्तान जश्न मनाने की बात करता है, जश्न मनाता है, और दूसरी तरफ हमारा विदेश मंत्री एक सवाल के जवाब में हकलाने लग जाता है, फंबल करने लग जाता है, और उसको अपने लिए टाइम मांगना पड़ता है कि हाँ हम बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्या परिस्थिति है ये कैसे जो है ये परिस्थिति कहां से आ गई, कैसे बन गई? ये सारे सवाल तो आज की तारीख में बड़े हैं ही। एक और चीज है, भारत में जिन सवालों को उठाया जाना चाहिए था, सबसे पहले पूछे जाने चाहिए थे, उन सवालों पर भारत की मीडिया तो मौन है, वो सवाल पूछेगी नहीं, या शायद पूछने की हिम्मत नहीं है उनके अंदर, वो पूछ नहीं सकते। ये वही सवाल है जो नरेंद्र मोदी जी गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए 26/11 के हमले के बाद ताजमहल के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस, होटल ताज के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूछ रहे थे। वही सवाल है, ये वही सवाल है जो हम लगातार पूछते चले आ रहे हैं। ये वही सवाल है जो देश में एक बड़ा तबका सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार सरकार और प्रधानमंत्री से पूछता चला आ रहा है, लेकिन वही एक बड़ा लंबा घोर घनघोर सन्नाटा दिखाई दे रहा है इन सारे सवालों पर। और यही सवाल जब विदेशी मीडिया पूछती है विदेश मंत्री जयशंकर से, तो वो हकलाने लगते हैं, बगले झांकने लग जाते हैं, अपने लिए उनको टाइम मांगना पड़ता है। एक ब्यूरोक्रेट जो जीवन भर उसमें रहा, उस सर्विस में, वो बोल नहीं पा रहा है, जवाब नहीं है उसके पास देने के लिए, वो जवाब क्या दे? और एक ऐसे कमजोर व्यक्ति को देश और दुनिया के सामने छोड़ दिया गया है, जिसको जो विदेशी मीडिया के सवालों का सामना कर रहा है। देश में तो भद पिटी रही है, विदेश में भी जाकर के भद पिटवा रहे हैं। एक के बाद एक लगातार आपकी विदेश नीति ऐसी हो रही है जिस पर सवाल उठते चले जा रहे हैं। विदेश नीति पर सवाल उठ रहे थे, अब विदेश मंत्री के बोलने तक पर सवाल उठ रहे हैं। विदेश मंत्री लगातार ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं जो हमारी सरकार, हमारे देश को झुकाने का काम कर रही है। केवल मोदी जी नहीं झुक रहे हैं, केवल मोदी जी का अपमान नहीं हो रहा है, देश का भी अपमान हो रहा है दुनिया के नजर में। पाकिस्तान आज जीत का जश्न मनाने की स्थिति में खड़ा सामने दिख रहा है, जश्न मना रहा है।
और आप कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। इस जारी होने का देशवासियों को क्या फायदा मिल रहा है? प्रकाश सर, जो मीडिया को सवाल करना चाहिए था वो तो नहीं पूछ रहे, लेकिन विदेशी मीडिया जो सवाल पूछ रही है उसमें जयशंकर हकला रहे हैं, जवाब नहीं है उनके पास देने के लिए। क्या इसको क्या माना जाए? ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है? प्रकाश सर अनम्यूट करिएगा, आप म्यूट हैं। देखिए, अजय शुक्ला जी ने जो बोला है बहुत गंभीर विषय के ऊपर उन्होंने हमारा ध्यान आकर्षण किया है। लेकिन मैं उनको ये बोलना चाहूंगा कि जो बोलते हैं कि उनको जवाब नहीं दे पाते हैं हमारे जुमलेबाज जयशंकर बोलो, जोकर जयशंकर बोलो। देखिए, ये क्या सिर्फ उसकी परिस्थिति है क्या? हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है मोदी जी, वो कौन सा जवाब देते हैं? किस चीज का जवाब देते हैं? और उनको तो इसलिए जवाब नहीं देते हैं कि वो तो सिर्फ सवाल जिन्होंने खड़ा कर दिया उनको तो वो देशद्रोही करवा देती है उनकी टीम, और वो सब रखती है। वो खुद अगर जवाब नहीं देते, वो अगर खुद 10-12 साल हो गए कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लेते हैं, तो ये किस चीज का लक्षण है? ये वही लक्षण है ना, क्योंकि इनके पास में कोई सवालों के जवाब है ही नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि सामने जो लोग बैठे हुए हैं वो उसमें से एक भी आपको छोड़ेगा नहीं, और उसका जवाब उसको देना ही पड़ेगा उस समय पे। उस समय पे ये तो नहीं बोल सकता, जैसे कम से कम जयशंकर ने तो बोला कि भाई मुझे कुछ समझ दीजिए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर थोड़ी बोल सकते। एक तरफ देखिए, जैसा इन्होंने पहले बोला कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, सही मायने में आपने बोला था कि सही मायने में तो ये राहुल गांधी है, वही काम कर रहे हो पूरा का पूरा जो प्राइम मिनिस्टर ने करना चाहिए। तो है निश्चित तौर पे, और शायद यही वजह है कि वो सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। वो सवाल जो है वो बाहर करने की कोशिश बहुत हो रही है, लेकिन वो सवाल एज इट इज डटे हुए हैं, सवाल पूछने वाले डटे हुए हैं, वो लगातार पूछ रहे हैं। और अच्छी चीज ये है कि इसमें किसी मीडिया की जरूरत नहीं है, ना तो मेन स्ट्रीम मीडिया की, ना ही वैकल्पिक मीडिया की। लोग अपने प्लेटफॉर्म्स पे खुद जाकर के सवाल पूछ रहे हैं। जिसके पास जो प्लेटफॉर्म है, चाहे वो एक्स का हैंडल हो, चाहे वो फेसबुक का हैंडल हो, चाहे वो दूसरी सोशल साइट्स हो, तमाम उस पर अलग अलग माध्यमों से लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई 1 महीना बीत गया, पहलगाम के आतंकी कहां हैं? पुलवामा के आतंकियों को भी लोग पूछना शुरू कर चुके हैं वापस से कि भाई पुलवामा में जो घटना हुई उसका जिम्मेदार कौन था, वो लोग कहां हैं, कैसे आरडीएक्स आई, वो सवाल भी फिर से पब्लिक डोमेन में तैरने लगे हैं। पहलगाम तो पूछा ही जा रहा है। लोग ये जानने के लिए आतुर हैं कि आखिर सीज फायर हुआ तो हुआ क्यों? जब हमारी सेना तैयार थी, जब देश का हर नागरिक तैयार था, पूरा विपक्ष तैयार था, तो सीज फायर हुआ क्यों? लोग ये जानना चाहते हैं। लोग इस चीज के लिए परेशान हैं कि ट्रंप बार बार जो दावा कर रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है देश में। भले ही और ये जो भक्त तमाम सारे कहते हैं ना कि वो तो सरकार कह चुकी है कि ऐसा नहीं है। कब सरकार ने कह दिया कि ऐसा नहीं हुआ है देश में? सरकार ने कब ये बात कही कि ट्रंप के दबाव में जो है वो सीज फायर नहीं हुआ है? सरकार की तरफ से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट आया है? कौन सा कहीं ट्वीट किया गया है, कहीं फेसबुक पर पोस्ट किया गया है, कोई चिट्ठी जारी हुई है, कोई वीडियो संदेश जारी किया गया है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उस पर क्या हुआ है? कहां कहा गया है सरकार की तरफ से कि जो है ट्रंप के कहने पे, ट्रंप के दबाव में सीज फायर नहीं हुआ है, या सीज फायर से ट्रंप का कोई लेना देना नहीं है? कहां कहा गया है? दावे आप चाहे जितने करते रहिए प्रफुल्ल सर, ये सारे दावे, लेकिन प्रधानमंत्री सहित पूरे जिम्मेदार जो है इस पर खामोश हैं। इस पर एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है कि सीज फायर क्यों हुआ। एक निशिकांत दुबे साहब हैं, अब वो राहुल गांधी को इतिहास पढ़ाने में लग गए हैं, कांग्रेस को इतिहास पढ़ाने में लग गए हैं कि कौन सा समझौता कब हुआ और उस समझौते के तहत कौन सी जमीन कब किसको दी गई। अनम्यूट करिएगा प्रफुल्ल सर, अनम्यूट करिएगा। हाँ ठीक है, हो गया। असल में इनको जवाब देने की तो आदत है नहीं। ये तो कांग्रेस को और इस देश की जनता को अपना मातहत इस ढंग से मानते हैं कि लोगों को सवाल करने का कोई अधिकार ही नहीं देना चाहते हैं। और ये जिस व्यवस्था में विश्वास करते हैं, इनकी विचारधारा विश्वास करती है, वहां सवाल नहीं किए जाते हैं। बहुत जरूरत हुई तो जो जिज्ञासाएं की जाती है, हाँ, जो अवांछनीय विनम्रता का जो घटाटोप होता है
उसमें। ये तो आरएसएस के सवालों का भी जवाब नहीं देते हैं। अब इनका औद्धत्य इतना जबरदस्त है तो ये तो जवाब तो देंगे नहीं। और सीज फायर क्यों हुआ, या जवाब दें या न दें, उनका जवाब अब जवाब नहीं बल्कि कबूलनामा होगा, क्योंकि स्थिति वहां तक आ गई है कि लोगों ने इस जवाब को पा लिया है। अब आपसे सिर्फ कबूल करवाना चाहते हैं लोग, और इस बात को प्रधानमंत्री समझ रहे हैं, सरकार समझ रही है कि जवाब लोगों को मिल गया है और हमें अब कबूलनामा देना है कि हाँ ये जवाब सही है। हिम्मत तो हो नहीं रही है। और जो अगल बगल की जो गतिविधियां हो रही है, यही देखिए ना कि हमारे प्रतिनिधि मंडल जो है, जो विदेशी दौरा पर गए हैं, पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, पड़ोस में नहीं गए। आखिर अगर चीन पाकिस्तान परस्त हो गया है तो या पाकिस्तान को संरक्षण दे रहा है तो चीन से तो जाकर के बात करनी होगी ना, बात की जानी चाहिए थी ना पूरे परिप्रेक्ष्य में। वहां नहीं गए, बांग्लादेश नहीं गए, अब बगल में नेपाल नहीं गए। कोई राष्ट्र छोटा बड़ा नहीं होता है, और राष्ट्र का सम्मान होता है। हमारे पड़ोसी राष्ट्र हैं, किसी भी संबंध के लिए सम्मान का होना बहुत जरूरी है। सम्मान एक बुनियादी चीज है, लेकिन इनके मन में सम्मान तो है नहीं। तो पाकिस्तान अगर जश्न मना रहा है और अगर भारत के प्रधानमंत्री जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो ये इनका भी कुछ छुपा रहे हैं, ये इनके भी फरेब के दर्जे में ही आएगा। और अगर ट्रंप ने अगर तमाम लोगों से ये बात इन्होंने किया, और ट्रंप महोदय से भी बात किया, और ट्रंप महोदय तो एक बार नहीं 8वीं बार बोल चुके हैं कि हमने ये करवाया, बल्कि पूरी दुनिया को धौंस दिखा रहे हैं कि हम भारत के साथ ऐसा सलूक कर सकते हैं। तो भारत की जो स्थिति रही है वैसी स्थिति नहीं रही है। आपने एक साथ पाकिस्तान, ठीक है राष्ट्र के प्रति सम्मान है, लेकिन इतिहास जिस ढंग से पाकिस्तान में जो प्रशासन या शासन जिस ढंग से विकसित हुआ और भारत में जिस ढंग से विकसित हुआ, और दोनों को समतुल्य नहीं किया जा सकता है। सम्मान अपनी जगह है, लेकिन भारत ने तमाम दुख के बावजूद, तमाम गरीबी के बावजूद, तमाम कष्ट के बावजूद अपने लोकतंत्र को जिलाए रखा। इस पूरे एशिया में, इस खित्ते में भारत ही एक है जिसका लोकतंत्र अभी भी वाइब्रेंट है, इनकी तमाम ध्वस्तीकरण की प्रक्रियाओं के बावजूद, और ये इनको बर्दाश्त नहीं है। तो जवाब ये देंगे कि नहीं देंगे ये तो अलग बात है। असल में इनका मुंह नहीं खुलता है, और इसीलिए तो हमारे विदेश मंत्री हकला रहे थे। वे कहें तो कहें क्या, उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। एक तरफ यहाँ पर आप प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने यह कर दिया, हमारे 11 साल के कार्यकाल में मोदी जी ने बहुत सारे विदेशी दौरे किए, दुनिया नाप रहे थे। उस दुनिया नापने का जो हासिल है वो तो इस महत्वपूर्ण घड़ी में हम सब देख चुके हैं, वो तो देश के सामने आ चुका है। सवाल ये उठता है कि जब मोदी जी खुद जाकर के किसी को कन्विंस आज तक नहीं कर पाए हैं, किसी भी देश को अपने साथ नहीं जोड़ पाए हैं, तो ये जिस डेलीगेशन का जिक्र अभी प्रफुल्ल जी कर रहे थे, वो डेलीगेशन क्या लेकर के आएगा भारतवासियों के लिए, क्या हासिल करेगा, वो क्या फायदा दिख रहा है आपको उस डेलीगेशन के जाने का? डेलीगेशन के लोग वहां जाकर के एंजॉय करेंगे, लोगों से मिलेंगे, फोटो सेशन कराएंगे और वो दे के वापस आ जाएंगे, और क्या करेंगे। प्रधानमंत्री जब इतने देशों में, करीब 100 कुछ देश टोटल घूमे हैं इस दौरान, और इतने देशों में घूम करके आज तक जाने, और सभी के सीधे गले पड़ जाते हैं, बस यही है। और हर एक से पूर्व जन्म का और न जाने कौन कौन जन्म जन्मांतर का और पुराने नाते भी जोड़ लेते हैं। इसके बाद जब भारत और पाकिस्तान के बीच यह तनाव की स्थिति पैदा हुई, युद्ध का उन्माद पैदा हुआ, उस वक्त एक भी देश भारत के साथ नहीं खड़ा था। यह हमारी विदेश नीति की सबसे बड़ी, हमारी कूटनीति की सबसे बड़ी असफलता थी। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम तालिबान चिल्लाते थे, अब तालिबान से मदद मांग रहे हैं। हमारी यह स्थिति है कि हम कहीं हैं ही नहीं। आप याद करिए, राजीव गांधी ने सार्क बनाया था, दक्षिण एशिया का इतना मजबूत एक स्थिति बना के खड़ी की थी, जिसके बूते उन्होंने मालदीव से लेके श्रीलंका हो, बांग्लादेश, नेपाल हो, हमने दिया था। आज क्या स्थिति है? हम चाइना को 5000 किलोमीटर अपनी जमीन भी दे देते हैं, हमारे 21 सैनिकों को वो मार डालता है, हमारे प्रधानमंत्री के मुंह से चाइना का चा नहीं निकलता है। यही जे यानी जो विदेश मंत्री है, जोकर
जयशंकर, वो कहता क्या है, चाइना बड़ी इकोनॉमी है, हम क्या। अब आप देखिए, हमारे वो सैनिकों को मार डाल रहा है और हम कह रहे हैं वो बिगर इकोनॉमी है इसलिए हम कुछ नहीं करें, हमारी औकात नहीं है। यानी बड़ा देश है तो हमारे यहाँ आके कुछ भी कर जाए, बड़ा आदमी है तो हमारे घर आए, हमारे घर की औरतों, बेटियों, महिलाओं के साथ आए, रेप करे और चला जाए, हम कहेंगे ही हम क्या कर सकते हैं साहब। यह स्थिति कर दी है इन लोगों ने। तो नाज़रीन गिरामी, यहाँ पर धाड़े मार के रोने वाला सीन नहीं आया, मुझे कहा गया था यहाँ है, लेकिन मैं भी गलती कर गया। खैर, यहाँ पर कुछ जो लॉजिकल बातें हैं वो ये हैं, वक्त बदलता है और आप हालात हाजरा को माजी के साथ जोड़ते हैं। 1971 ये, बांग्लादेश का तोड़ना ये, बाबर ये, मुगल ख़ानदान ये, फलां ये, अयोध्या और राम मंदिर। तो 1971 को गुजरे 50 साल हो चुके हैं, मुगलों को हज़ारों साल हो चुके हैं। आज के मसाइल का हल आज के हालात के मुताबिक होना चाहिए। आज आप लोग अपने मसाइल कैसे हल कर सकते हैं? छोड़ो यार माजी को, इसको कहते हैं पानी से मक्खन निकालना। साफ सलीस लैंग्वेज में हम ये कहेंगे, पानी से मक्खन निकालना। पानी से कभी मक्खन निकला है पागलो? अच्छा, अगली बात, ज़मीनी हक़ाइक़ बदल चुके हैं। वो जोग्राफिया और सियासत, वो माशरत अब बाकी नहीं रही जो 1971 में थी। 50 साल पहले कुछ और था यार। हिंदू हिंदू का खैर खाता, मुस्लिम मुस्लिम का खैर खाता, हिंदू मुस्लिम का, मुस्लिम मुस्लिम हिंदू का खैर खाता। अब नहीं है। अच्छा, आगे, माजी का इल्ज़ाम हाल पर नहीं लगाया जा सकता। आज के नौजवान या हुकूमतें इन गलतियों के ज़िम्मेदार नहीं है जो 50 साल पहले हुई हैं, या 65 साल पहले हुई हैं, या 400 साल पहले हुई हैं, या यानी अंग्रेज़ आया, उसने आके तुम लोगों की माँ बहन एक कर दी। जाते हुए भी वो ऐसी माँ बहन एक करके गया कि 75-78 साल से तुम लोग लड़ रहे हो, चाइना के साथ, नेपाल के साथ, बांग्लादेश के साथ, पाकिस्तान के साथ। भाई आज तक तुम लोगों ने उस अंग्रेज़ को कुछ नहीं कहा। अक्ल देखो तुम्हारी अपनी। हर मसले की अलग वजूहात होती हैं। अगर आज बिजली का बुहरान है तो उसे मुगल बादशाहों से नहीं जोड़ा जा सकता। हमारे इंडिया में बिजली नहीं है, लोड शेडिंग है, और आप जोड़ेंगे जाके इसको 1971 से, 65 से, मुगलों से। वो उस वक्त के लोग थे यार, तुम इस वक्त के लोग हो, तुम कच करके दिखाओ। वो कुछ नहीं कर गए, चलो हम मान लेते हैं, मान लिया कि वो कुछ नहीं कर गए। अंग्रेज तुम्हारा पानी गंदे तरीके से तकसीम करके गया, उसको तो तुमने कुछ नहीं कहना है। ओ भाई, जो गलत करके गया है। अच्छा, इस वक्त मौजूदा हाल में तुम्हारे पास बिजली नहीं है, पानी के मसाइल हैं, गैस के मसाइल हैं, इंटरनेट के मसाइल हैं, बुनियादी ज़रूरियात के मसाइल हैं, उनका तो तुम लोग बैठ के सोशल मीडिया पे बात ही नहीं करते हो, हैरान हूं मैं। अच्छा, आगे आते हैं। माजी को बार बार दोहराना, जख्म हरे रखना है, ये अमल नफरत, तासुब और इंतशार को बढ़ाता है। तारीख सबक के लिए होती है, इल्ज़ाम के लिए नहीं। माजी के इस्तेमाल करें, माजी को इस्तेमाल करें सीखने के लिए, ना कि हर मसले का जिम्मेदार ठहराने के लिए। यह है असल बात। माजी को सबक सीखो। इल्ज़ाम ठहराए जा रहे हैं 1971 में ये हो गया, 65 में ये हो गया, मुगलों ने ये कर दिया, बांग्लादेश पता नहीं क्या कुछ हो। हाल का इनकार तरक्की की राह में रुकावट है। अगर हर वक्त माजी को कोसा जाएगा तो हाल की बेहतरी मुमकिन ही नहीं होगी। फिर तो तुम इसी तरह निकम्मे के निकम्मे हो जाएंगे। सोशल मीडिया के ऊपर वैसे ही पूरे के पूरे अंधभक्त हैं हिंदू। सोशल मीडिया पे आएगा, गोबर खाओ, खाना शुरू कर देंगे। क्या करें यार, मैं हैरान हूँ, समझ से बाहर है। आज की चैलेंजेस, आज के हल चाहते हैं। जदीद दुनिया में पुराने नुस्खे काम नहीं करते। एक बात इन्होंने बहुत अच्छी की कि भाई इंडिया जो है ना, चाइना क्योंकि वो बिगेस्ट इकोनॉमी है, लिहाजा हम उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा, तुम करके दिखाओ, मुंह की खाओगे। भाई तुम लोग अपने मिजाज में अमन व अमान तो लाओ, इंसानियत तो लाओ, सोशल मीडिया पे इंसानियत तो लाओ, अमन व अमान तो लाओ। वो तो तुम लाते नहीं हो, और मोदी मुक्खा दिखाए और उंगली दिखाए, ऐसे 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 कर रहा हो। अमित शाह चुपके से वो किए जा रहा हो, और योगी आदित्यनाथ साहब जो है वो क्या करते जा रहे हैं, रोडों के नाम बदलते जा रहे हो। आइए जी, तो हो गई तरक्की पर इंडिया की।
मुगलों को सुना गैर सुन को मुगलों को कोसना गैर मुनसिफाना है। उन्होंने सदियों हुकूमत की तालीमी, सकाफती और साइंसी तरक्की भी दी। मैं कहता हूँ कि इस वक्त पूरे इंडिया की तरक्की सिर्फ सोशल मीडिया पे दिखाई जा रही है, हकीकत में कुछ नहीं। 1971 का हवाला देकर आवाम को उलझाना मसले का हल नहीं, ये तवज्जो हटाने की चाल है। माजी से नफरत पालना नुकसानदेह है। इससे माशरा आगे बढ़ने की बजाय पीछे जा रहा है। तुम्हारा जिम्मेदारी से फरार की कोशिश है। मौजूदा नाकामियों को बोझ माजी पर डालना बुज़दिली है। एक बात याद करना, बेबस आदमी जब उसका वस आता है ना, वो कुछ करता है जो तुम्हारी सोच नहीं है। 75 साल से आसपास के ममालिक के साथ तुम अधड़ंगियां करते हुए चले आ रहे हो। जब उनका बस चला तो तुम्हारे राफेल की तो उन्होंने ऐसी की तैसी फेर दी है। आगे चलें। पड़ोसी मुल्कों से नफरत बढ़ाना सस्ती सियासत है। इससे मुल्क के अंदरूनी मसाइल का हल नहीं हो सकता। जहनी पसमानदगी को फ़रोग मिलता है। माजी में उलझा जहन तहकीक, तरक्की और तज्ज़िये से महरूम रहता है। माजी के साए में जीना गैर अक्ली है। शऊर याफ्ता कौमें हाल को संवार कर मुस्तकबिल होती हैं और बग़ैर शाक व सबाक के वाक़यात के हवाले देना सच्चाई के ख़िलाफ़ है। अच्छा, वो अपने हाल को बेहतर करके तारीख़ बदलती हैं। कौन? कौमें, ना कि पुरानी तारीख़ों को रोती हैं। पुरानी तारीखें सबक के लिए। कुरान पाक में, इस्लामिक बुक जो हमारी है कुरान पाक, उसमें भी तारीख बहुत ज़्यादा है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से है, पहले इंसान का कत्ल हुआ, उसको दफन किया गया ज़मीन में, उसका जिक्र है कैसे किया गया। और बहुत सारे अम्बिया का, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, लूत अलैहिस्सलाम का, और नूह अलैहिस्सलाम का, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, और ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत तारीख़ है, सबक के लिए है। किसके लिए है? सबक सीखो। तारीख में उलझा के रख दिया, मुग़लों में, बांग्लादेशियों में, पाकिस्तानियों में, नेपालियों में, पता नहीं किस किस में, चाइना में। सोशल मीडिया ने उलझा के रख दिया। अवाम अंधभक्त है, अनकरीब गोबर खाएगी। वीडियो कैसी लगेगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।